ये हमारे पास एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज हमें सिखाएगा कि थेल्स थ्योरम क्या होता है और थेल्स ने क्या किया था। तो इसको अभी हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि इसको हटा लेते हैं। दिख रहा होगा अभी इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, त्रिभुज को देखो। इस त्रिभुज को, तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना, ये हमें किसी ने दिया, मतलब एग्जामिनर ने दिया और कहा कि ये जो त्रिभुज का आधार है, मतलब ये वाला, इसके समांतर एक रेखा और खींचो। फिर से समझो, किसी ने हमें एक त्रिभुज दिया, ये बड़ा वाला, और कहा कि इसका जो आधार है, मतलब ये नीचे वाला, मान लो नाम लिख देते हैं ना कि ये आधार को हम कह देते हैं BC। अब यहाँ देखो, तो ये एक त्रिभुज है बड़ा वाला, किसी ने दिया, एग्जामिनर ने दिया, और कहा कि इसी त्रिभुज के जो आधार है BC, उस आधार के समांतर एक रेखा खींचो। मतलब कि कहीं भी ऊपर, यहाँ खींचो, कहीं भी खींचो, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो ये रेखा खींच दिया मैंने, इसका भी नाम रख देते हैं अभी। ये बिल्कुल समांतर है, मतलब कि इसके समांतर है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो बराबर है। ये समांतर रेखाएं क्या होती है, दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है। इसको कितना भी आगे बढ़ा लो, इसको कितना भी आगे बढ़ा लो, BC को, तो ये दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, तो समांतर रेखाएं हैं। तो एग्जामिनर ने कहा कि सबसे पहले एक त्रिभुज दिया बड़ा वाला और कहा कि इसके समांतर एक रेखा खींचो। ये खींच लिया, इसका नाम रख देते हैं हम DE। समय बचाने के लिए तुम्हारा मैं ऐसे पॉज करके नाम वाम लिख रहा हूँ ना, समझ जाना, क्योंकि समय उतना नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर ने हमें एक बड़ा सा त्रिभुज दिया है और कहा कि इसके समांतर एक रेखा खींचो, दोनों समांतर हो गई। अब ये सिद्ध करके दिखाओ कि ये जो हमने रेखा खींचने के बाद ये हुआ कि ये जो त्रिभुज बटा है कितने भागों में, देखो, एक ये AD भाग हो गया, एक DB भाग हो गया, इधर भी देखो दो भाग बराबर भागों में है ना, AE हो गया और ये EC हो गया। तो उसका कहना है, मतलब कि ये सिद्ध करके दिखाओ कि जब तुम AD को DB से भाग दोगे, यानी कि इसका अनुपात लोगे, है ना, अनुपात तो समझते हो कि इस भुजा को इस भुजा से भाग दिया गया है। यहाँ देखो, AD को DB से भाग दिया गया है, दोनों का अनुपात लिया है, और AE और EC इन दोनों का अनुपात लिया है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। समझ रहे हो, जैसे कि 1/2 और 2/4 बराबर होते हैं आपस में, है ना। ये देखो यहाँ पे 1/2 और 2/4 दोनों बराबर है, ये भी आधा लिखा हुआ है और 2/4 भी आधा होता है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना, आधा, दोनों बराबर है। उसी तरीके से ये, तो ये कहा है कि सिद्ध करो। इसको सिद्ध करने वाला सबसे पहला जो आदमी था, है ना, अपना भाई थेल्स ने सबसे पहले इसको सिद्ध किया था, इसीलिए इसका नाम थेल्स के नाम के ऊपर रखा गया, थेल्स प्रमेय। इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में थेल्स थ्योरम। ठीक है, देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो मैंने लिख के रखा हुआ पहले से, उसकी टेंशन मत लो। सबसे पहले हम समझेंगे रफली, है ना, बिल्कुल रफ तरीके से समझेंगे कि इसको मतलब क्या है और सिद्ध कैसे करना है। एक बार वो समझ गए तो कहानी तो एग्जाम में खुद लिख लोगे, है ना, कि ये जो भी मन में हिंदी में आएगा तुम लिखते चले जाना। तो वो हम करेंगे, अभी पहले समझो। देखो, अब हमें ये सोचना है सिद्ध करते वक्त कि ये अनुपात हम कैसे लेकर आएँ, है ना, क्योंकि देखो सिद्ध क्या करना है ये हमारे सामने है, ये एग्जाम में परीक्षा में दिया रहेगा, है ना। ये तो उसने बोला ही है एग्जामिनर ने कि ये सिद्ध करके दिखाओ। और हमें ये सोचना है कि ये अनुपात AD/DB या AE/EC ये कहाँ से लेकर आएँ, क्या ऐसा करें, है हमारे पास सिर्फ त्रिभुज और इसके अलावा कुछ नहीं है, हमें और कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ त्रिभुज है हमारे पास, और ये पता है कि ये समांतर है, DE BC आपस में समांतर है, पैरेलल है ना। तो कैसे शुरू करें? एक तरीका ये हो सकता है सोचने का कि हम क्या ना क्षेत्रफल की तरह से सोचें, मतलब कि हो सकता है कि कहीं से हम इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालें, तो किसी न किसी तरीके से हम ये अनुपात ला सकते हैं, ऐसा कोशिश कर सकते हैं। तो देखो, जब तुमने समांतर रेखा खींचा इसके BC के, तो दो त्रिभुज में बट गया, है ना, मतलब कि ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा तुमको, एक तो बड़ा त्रिभुज है ही और ये छोटा त्रिभुज है। तो छोटे त्रिभुज का अगर मैं पूछूं क्षेत्रफल बताओ, ऐसे ही मान लो, तो तुम बता सकते हो क्या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया कैसे निकालते हैं? मान लो कि तुम्हारे दादाजी का खेत है ये छोटा वाला, तो पूछे कि बेटा बताओ कैसे क्षेत्रफल निकालोगे, इसका एरिया कितना है खेत का, कैसे निकालोगे? तो देखो मैंने क्या पूछा तुमसे, क्षेत्रफल, तो इसको ऐसे लिखते हैं, अभी तो रफ कर रहे हैं ना बिल्कुल हम,
तो परेशान मत होना, एग्ज़ाम में कैसे करोगे वो हम बताएंगे ना। कुछ बच्चे यही जल्दी होती है एग्ज़ाम में क्या लिखना है ये बता दो, पहले सीखो तो। देखो जैसे कि ए लिखा आर लिखा, इसका मतलब एरिया है ना, हिंदी मीडियम में भी ऐसे लिखते हैं, एरिया ऐसे लिखा। और किसका एरिया निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ए डी ई का। ये मैंने तुमसे पूछा, ए डी ई का क्षेत्रफल मैंने तुमसे पूछा, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं पता तो एक चीज़ पता है, हाफ मतलब कि आधा गुणे में आधार गुणे ऊंचाई, ये मैं लिख नहीं रहा, आधार गुणे ऊंचाई, ये होती है फॉर्मूला। अब तुम बताओ इस छोटे वाले त्रिभुज में आधार क्या है ना, देखो कितना मज़ेदार है। तो आधार तुम बताओ क्या है, और तुम बताओ ऊंचाई क्या है। समझ रहे हो भाई, मैं निकाल कर दिखाता हूँ त्रिभुज को। तो ये देखो, तो ये अपना ए है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट ई है। तो अब तुम इसमें आधार खोजो। तो देखो तरीका ये है, तुम किसी को भी आधार बोल सकते हो। मान लो किसी बच्चे का मन हुआ कि हम इसको आधार बोलेंगे, किसको, डी को मन हुआ। तो अब ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई के लिए इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ये खेत है मान लो ना, इसका एरिया क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ये इसको मैंने आधार बोल दिया, ये डी को। तो आधार तो डी हो गया, ऊंचाई इस पॉइंट से एक 90 डिग्री का ऐसे लाइन खींचो, पूरा बिल्कुल लंब, उसके लंब डाल दिया, इस पॉइंट से, इस बिंदु से इस आधार पे लंब डाल दिया, तो वो उसकी ऊंचाई हो गई। तुम इस बिंदु से लाखों रेखाएं खींच सकते हो, लेकिन एक ही रेखा होगी जो इस पे लंब होगी, इस आधार पे, तो वही हमारी ऊंचाई होगी। ऐसे त्रिभुज का ऊंचाई निकालते हैं ना भाई, ये आधार, ये बिंदु, और उस पर लंब डाल दिया इस बिंदु से, तो हमारी ऊंचाई हो गई। तो हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। देखो अगर जब तुम डी को आधार मानोगे और ए बिंदु से तुम इसमें लंब डालोगे, तो आधार तुम्हारा डी होगा, ऊंचाई हो जाएगी, जो भी ऊंचाई होगी ए से लेके यहाँ तक एक रेखा आएगा। तो वो उससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। डी तुमको कहीं दिख रहा है ऊपर में, प्रूफ में जो सिद्ध करना है उसमें तुमको डी दिखाई दे रहा है, नहीं ना। तो डी को क्यों आधार बोलना, तुम तो आधार किसी को भी बोल सकते हो। फिर से देखो, मैं त्रिभुज को दिखा रहा हूँ बाहर निकाल कर, ये आ जा बाहर, चल। हमने डी को आधार बोला था, अब तुम इसको घुमा लो, ऐसे घुमा लो, ये ऐसे देखो, कैसे कैसे ऐसे नचा लो, तो इसको आधार बोल सकते हो। तुम ऐसे नचा लो, तुम इसको आधार बोल लो, ऐसे नचा के ना, किसी को भी आधार बोल सकते हो। अगर इसको आधार बोलोगे तो इस पॉइंट से इस पे लंब डाल दो, ऊंचाई हो जाएगी। अगर तुम इसको आधार बोलोगे तो इस पॉइंट से, इस बिंदु से इस पे लंब डाल दो, तो ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी, है ना। तुम इसको आधार बोलोगे, देखो समझ रहे हो कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो हम। ये अगर आधार बोलोगे तो यहाँ से इस पे लंब डाल दो, है ना, वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी, तुम्हारा मन। अब तुम देखो, जो हमें सिद्ध करना है उसमें एडी हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारा फ़ायदा तो एडी को आधार मानने में, तो यहाँ पे एडी आ जाएगा फॉर्मूले में, समझ रहे हो। हाफ गुने आधार मतलब एडी आ जाएगा यहाँ पे। ऊंचाई ले लेंगे, ऊंचाई कैसे लोगे, आधार पे हमें लंब डालना होता है, तो एडी को आधार मोला है, तो ई से तुमको लंब डालना पड़ेगा इस पर। देखो टाइम लग रहा है, लेकिन तुम समझ जाओगे ये थ्योरम, कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। अगर मैंने ई बिंदु से ऊंचाई इस पर लंब डाल दिया इस आधार एडी पे, क्योंकि मैंने आधार एडी को आधार बोल दिया, क्योंकि मेरा फ़ायदा है बोलने से, इसीलिए बोला। ई से लंब डाल दिया तो मेरे पास ऊंचाई क्या आ जाएगी, ये वाली जो ऊंचाई होगी। अब मैं इसको तुमको करके दिखा रहा हूँ। ई से हम लंब डाल रहे हैं किस पे, एडी पे, एडी को आधार बोला है। तो देखो मैंने इसको उजला कर दिया है, तो ये देखो आधार हमने बोला एडी, तो इस त्रिभुज का, छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या हो गया, एडी। क्योंकि हमने बोला है, हम जिसको आधार बोले, तुम्हें क्या मतलब, है ना। तो आधार गुणे ऊंचाई, एग्जामिनर को कहना तुम्हें क्या मतलब, जिसको चाहे उसको बोले। आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी, ये आधार पे हमने लंब डाला है ई बिंदु से, ये 90 डिग्री का है ना, लंब को क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। किसी भी बिंदु से लंब डाला है इस रेखा पर, तो इसको अब नाम मान लो कि इसको नाम देना पड़ेगा कुछ, तो एन बोल देते हैं, क्योंकि बुक में एनसीईआरटी में भी यही जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वही मैं कर रहा हूँ। तो आधा हुआ, हाफ, आधा गुणे आधार एडी गुणे ऊंचाई। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि तुम समझो, ऊंचाई का मतलब ई एन, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये क्षेत्रफल हो गया। तो इतना करने के बाद अब तुम्हें दिख रहा होगा एडी के नीचे में डीबी। अब डीबी कैसे लाएं, तो तुम दिख रहा होगा डीबी ये भुजा है ना, ये वाला। तो क्यों ना हम बी से ई को मिला दें आपस में, बी से अगर ई को मिला दें, क्योंकि त्रिभुज हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। अब तुम ये देखो, तो ये तो कुछ और ही, ये त्रिभुज तो है नहीं,
डी ई बी डी बी सी तो एक पैरेललोग्राम है, मतलब कि समांतर चतुर्भुज है ना, तो वो तो त्रिभुज है नहीं। तो त्रिभुज बनाने के लिए हम बी से ई को अगर मिला दें तो एक त्रिभुज आ जाएगा, है ना। तो उस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो शायद हमें डी बी मिल जाए। तो अब ये तुम्हें दिख रहा है ना त्रिभुज, देखो मैंने मिला दिया बी से ई को, तो ये बी डी ई इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया किसका निकाल लेंगे, त्रिभुज बी डी ई, तो वो क्या हो जाएगा, वही आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब बताओ इसमें बी डी ई में आधार क्या है, ये जो त्रिभुज है बी डी ई इसमें आधार क्या है, अब इसको समझना होगा। तो देखो बहुत आसान है, हमें जो आधार लेना है वो तो हमें डी बी लेना पड़ेगा, ये वाली भुजा, तभी तो मेरा फ़ायदा है। तो डी बी को तो हमें आधार लेना पड़ेगा, वो तो समझ में आ रहा है क्योंकि नीचे में डी बी लिखा हुआ है। ऊंचाई, अब देखो ऊंचाई क्या होगी, अब तुम कहोगे कि ऊंचाई के लिए आधार पे हमेशा लंब डालना चाहिए, कहाँ से, त्रिभुज के किसी भी बिंदु से। तो तुम इस आधार पे डी बी पे बी से तो लंब डाल नहीं सकते, तुम बी से डी बी पे कैसे लंब डालोगे, बी जो बिंदु है वो तो इसी रेखा पे है ना, जिस रेखा पे तुम खड़े हो उस पे कैसे तुम लंब डाल दोगे। तुम्हें अगर डी बी पे लंब डालना है तुम डी से भी नहीं डाल सकते, डी भी उसी रेखा पे है, तुम सिर्फ ई से डाल सकते हो। तो ई से डी बी पे लंब डालो। अब किसी भी बिंदु से किसी रेखा पे लंब डालने का एक ही तरीका है, एक बिंदु से एक ही 90 डिग्री का कोण बना पाओगे ना भाई। तो ई से तो तुमने लंब डाल ही रखा है, ई एन। समझ में आ रहा है, देखो जो रेखा डी बी है इसको आगे बढ़ा लो तो ये आगे तक ऊंचा चला गया। अब इस बिंदु से इस पूरे रेखा कितनी भी बड़ी हो, है ना, यहाँ से लेके दिल्ली तक फैली हो, लेकिन इस बिंदु से तुम एक ही लंब डाल सकते हो इस रेखा पे, वो लंब तुमने डाल रखा है। अब देखने में भले ही अजीब लग रहा हो, हाथ से हमने खींचा है ना, हाथ से बनाया, तो ई बिंदु से ये जो लंब है ई एन वही रहेगा, तो ऊंचाई इसकी तो ई एन है। वैसे भी अब तुम देख सकते हो एग्जाम में कि तुम्हें इसको काटना ही था, ई एन और ई एन को तो काटना ही था, तुम्हें तो ए डी अपॉन डी बी चाहिए था, है ना, ए डी बटे डी बी, तो वो तुमको दिख जाएगा अगर तुम दोनों को भाग कर दो, मतलब कि दोनों का अनुपात ले लो, समझ रहे हो। तो इन दोनों के क्षेत्रफल का जो तुम भाग करोगे तो तुम, मैं आराम से करके लिख दे रहा हूँ आराम से। देखो सबसे पहले हमने क्षेत्रफल निकाला ए डी ई का, मतलब छोटे वाले त्रिभुज का, है ना, ऊपर चला गया वो छोटे वाले त्रिभुज का, तो वो है हाफ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हाफ गुने ए डी गुने में ई एन, मतलब हाफ आधार गुने ऊंचाई। जल्दी करते थोड़ा, 12 मिनट तो ऐसे ही हो गया। हाफ गुने, स्पीड बढ़ा लेना तुम लोग, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, ठीक है। तो ये ई एन से ई एन कट गया, आधा से आधा चला गया, और अपना ये जो हमें चाहिए था वो आ गया। क्या चाहिए था, ए डी अपॉन में डी बी। यहाँ पे क्या लिखा है यार, यहाँ पे डी बी होगा ना, डी बी, ठीक है, ये आ गया। देखो रटने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ है। तो देखो पहला वाला तो मिल गया अनुपात ए डी अपॉन डी बी, उसी तरीके से दूसरा वाला निकाल लेंगे इधर से। यही दोनों काम इधर करना है, तो वो हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं ना। ए ई अपॉन ई सी निकालोगे, ए ई तुमको दिख रहा है, देखो भाई अब तो तुम समझ रहे हो, खुद भी कर दोगे, कहोगे थेल्स इतना आसान थी, हो रहा हूँ सिद्ध कर कितना फेमस हो गया। ए ई है ना, ए ई और ई सी, ये सारा काम इधर से करना है। तो अब वही काम हम करेंगे फिर से, बस इस बार हम इस तरफ करेंगे सारा काम, है ना, क्योंकि हम ये अनुपात निकाल चुके हैं ए डी अपॉन डी बी। अब हमें ए ई अपॉन ई सी निकालना है, तो उसके लिए अब हम छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और आधार मान लेंगे ए ई को, क्योंकि हमें ए ई चाहिए, समझ रहे हो ना। इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और आधार मानेंगे ए ई को। अच्छा तुम्हें एक चीज़ दिखाते हैं, मज़ा आएगा। ये देखो, इसको हमने मान लो कि इसको हम अलग कर लेते हैं, ऐसे अलग कर लिया, ये ऐसे था ना, इसको अलग किया, और देखो हमें इस बिंदु से इस पे डालना है क्या, लंब। तो इसको मान लो ऐसे घुमा लो, ये ऐसे दिख रहा हुआ है, तो सब एक ही बात है ना, घुमा दो। तो इस बिंदु से ऐसे खींच देना, ऐसे 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसे जब खींचोगे इसको पूरा 90 डिग्री, तो तुमको ऐसे करोगे तो फिर उसको ऐसा लाइन दिखेगा, है ना, जो किताब में देखते हो। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं किसका, इस छोटे वाले त्रिभुज का ए डी ई का। तो उसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि आधा गुणे आधार क्या लिया है हमने, क्या लेना पड़ेगा, क्या लिया है, क्या हमें लेना ही पड़ेगा ए ई, क्योंकि हमें ए ई लाना है। तो ठीक है, ऊंचाई क्या है, हमने ऊंचाई के लिए इस आधार पे, क्योंकि आधार ए ई लिया है तो आधार पे हमें लंब डालना होता है।
किस बिंदु से डाल सकते हैं? डी से। एक ही बिंदु है डी, 3 ही बिंदु होते त्रिभुज में, डी से लंब डालो। तो ये जो गुलाबी रंग का है वो हमने डाला है, यहाँ से डी से यहाँ पे। इसका नाम रख देते हैं। अच्छा देखता हूँ किताब में इसको क्या लिखा गया है। तुम कहोगे चीटिंग किया, भाई सेम टू सेम रहेगा तभी तो, नहीं तो कुछ बच्चे मिलाते हैं ना किताब से, तो वो उनको समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज जाते हैं। तो इसको एन माना था, इसको एम बोला, ठीक ना। डीएम, डीएम ही लिखा है ना यार, फिर एक बार और देख लें। हाँ डीएम लिखा है, ठीक है। डीएम हो गया ये तो ऊंचाई क्या हो गया? डीएम, ठीक है। अब मान लो दूसरे हम क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जैसे इसको किया था ना, बी को मिला लिया था, उसी तरीके से हम सी से डी को मिला सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले हमने बी से ई को जो मिलाया था, उसी तरीके से सी से डी को मिला दिया हमने, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। किसका? डी ई सी का। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना तुम? हाँ अब सही लगेगा। देखो अभी इसको मैंने हटा दिया था कि कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं डी ई सी का, है ना। ये खेत है हमारा हरा हरा, है ना, घास लगा है इसमें, डी ई सी का। तो एरिया निकालना है। डी ई सी का क्यों निकाल रहे तुम पूछोगे? क्योंकि यहाँ पे ई सी हमें दिखाई दे रहा है। तो अब ई सी साइड तो तभी मिलेगा जब हम डी ई सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज, हर चीज़ का कारण तो है ही। देखो किसका? डी ई सी का। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे मुंह उठा के एग्जाम देने चले जाओ। तो यहाँ पे हम यहीं पे भाग दे रहे हैं क्योंकि रफ कर रहे हैं अभी। तो आधा, हाफ, बार बार हाफ बोलते हैं ना इंग्लिश मीडियम वाले में, हाफ। तो इसको आधा गुणे आधार। आधार अब तुम्हें इसी को ही लेना पड़ेगा। तुम ये नहीं कहोगे कि आधार क्या है, तुम पूछो कि हमें किस को लेने में फ़ायदा है, क्या आधार लेने में फ़ायदा है। तो आधार लेने में फ़ायदा है इसी को। ऊंचाई, अब ऊंचाई जल्दी बोलो क्या है, पॉज करके बोलो ऊंचाई क्या है। देखो तुमने इसी को आधार लिया है तो तुमको इस पे लंब डालना पड़ेगा। कहाँ से डालोगे? एक ही बिंदु बचा डी, डी से लंब डालो। तो डी से तो लंब डाल चुके हैं, क्योंकि लंब डालने का एक ही तरीका है। दुनिया में कोई भी इस बिंदु से लंब डालेगा तो यही होगा, यही रेखा है, और इसके अलावा कोई लंब है ही नहीं। एक रेखा पे एक बिंदु से एक ही तरह का लंब, वो है डीएम, ठीक। तो डीएम डीएम कट गए और ए ई अपॉन में आधा आधा भी गया, तो ए ई अपॉन में इसी आ गया। देखो ये वाला आ गया, ए ई अपॉन में इसी। अब तुम कहोगे कि जो पहले सिद्ध करके लाए थे ए डी अपॉन डी बी, देखो ये वाला तो पहले सिद्ध कर दिए थे हमने ए डी अपॉन डी बी में। अब पहले देख लेना वीडियो उधर करके। तो ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया। तुम कहोगे दोनों को बराबर कर दो, नहीं, ऐसे मुंह उठा के बराबर नहीं करते। जब इतनी चालाकी, इतनी समझदारी दिखाए हो शुरुआत से लेकर, हर चीज़ का कारण दिया है, तो यहाँ कैसे बराबर कर दोगे? क्योंकि बराबर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। दूध को दूध से बराबर किया, पानी को पानी से बराबर किया, तो इसको तो कोई बराबर आपस में कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। तो उसके लिए अब हमें समझना होगा कि क्या इसको कैसे बराबर कर दें। ये नहीं चिल्लाओगे कि समीकरण 1 समीकरण 2 आपस में बराबर है। कैसे बराबर है ना। शुरुआत से तो बहुत समझदारी दिखाया तुमने, एक एक चीज़ का कारण दिया, अब कैसे बराबर कर दोगे मुंह उठा के? तो इसको समझो। तो अब ये ध्यान से समझो, इसको बहुत जरूरी है समझना, ये बहुत जगह काम आएगा। देखो जैसे मान लो ये दो समांतर रेखाएं अपने पास। समांतर बोलने का मतलब है कि इनके बीच की दूरी जो है हमेशा बराबर है। कितना भी आगे बढ़ा लो, दिल्ली लेकर चले जाओ, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को कभी छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, है ना। दूर रहेंगे, जितनी दूर पे यहाँ है उतनी दूर हमेशा रहेंगे। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। मान लो कि मैंने इस रेखा पे अपना एक आधार चुन लिया, मतलब कि ये हम आधार हो गया। तो आधार जो है फिक्स कर देते हैं, तो इसको मान ले तो यही नाम देते हैं डी रख दिया। ये मैंने ऐसे करके एक आधार ले लिया, है ना अपना। अब इस आधार, क्योंकि ऊंचाई देखो फिक्स है, ये जो दोनों रेखा की ऊंचाई है मान लो एच है, वो तो हमेशा ही फिक्स है। अब इससे बाहर तो निकल नहीं पाओगे, तुम कहीं कितना भी बड़ा आधार ले लो, तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, ये ऊंचाई इतनी रहेगी। तो एच अपना फिक्स है, डी अपना फिक्स है, ऊंचाई और आधार फिक्स है ना। अब त्रिभुज बना लो। अब डी से तुम कोई भी त्रिभुज कैसे भी करके त्रिभुज बनाओ। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। तो मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये गुलाबी रंग वाला। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। मान लो एक खेत है चाचा जी का, छोटे चाचा का, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आधा गुणे आधार, आधार डी है, ऊंचाई एच होगा, है ना। तो तुम इसका क्या कैसे लिखोगे क्षेत्रफल? ये लिखो, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आधा गुणे आधार मतलब डी गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच, है ना। ये लिखोगे। मान लो एक और त्रिभुज बनाते हैं, इस बिंदु से एक और त्रिभुज बनाते हैं। तो
इसका इस त्रिभुज का हरे वाले का, ये जो हरा वाला है उसके लिए बताओ कैसे लिखोगे क्षेत्रफल। तुम लिखोगे आधा गुणे आधार, आधार तो डी है, ऊंचाई गुणे ऊंचाई भी इसकी एच है, क्योंकि इस बिंदु से तुम हमेशा लंब डालोगे इस पर तो लंब यही है, हमेशा ऐसे ही आएगा। चाहे इस बिंदु से लंब डालो तो भी यही आएगा, यही लंब है ना, यही लंब है, ऐसे आएगा लंब। इस बिंदु से लंब डालो तो भी ऐसे आएगा, है ना, एच आएगा, हमेशा ही एच आएगा, यहाँ भी एच आएगा। तो यही क्षेत्रफल लिखोगे। एक और त्रिभुज बना लो, जैसे चाहो ऐसे त्रिभुज बनाओ। अब मान लो ये लाल वाला त्रिभुज हो गया ना, लाल वाले को देखो, तो उसके लिए क्षेत्रफल क्या लिखोगे, आधा गुने डी, है ना, गुने डी मतलब कि आधार गुने ऊंचाई। अब ऊंचाई के लिए इस बिंदु से इस फिर लंब डालो तो ये लंब हो गया, तो ये भी एच ही तो है, सारे लंब बराबर ही हैं, ये ना, ये अलग अलग नहीं है, ये एच ही है, सब यही दूर यही है, एक ही है, तो सबके लिए क्षेत्रफल यही होगा। इसका मतलब है कि अगर आधार और ऊंचाई अगर तुम फिक्स कर दो, एक ही लो, तो तुम उसके बीच में कैसा भी त्रिभुज कितने भी बना लो, सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। समझे? हमने आधार और ऊंचाई को अगर फिक्स कर दिया है ना, इसको तुम बदल नहीं सकते। अब ये अगर फिक्स कर दिया तो तुम कितने भी त्रिभुज बना लो, कितना भी पतला हो मोटा हो, सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अब तुम और लंबा ले लो, उसका भी क्षेत्रफल, मतलब ये सारे खेत का क्षेत्रफल बराबर है, जितना धान इसमें आएगा उतना धान इसमें आएगा। समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ यहाँ पे समझो। तो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, हमने ये दोनों अनुपातों को हम ले आए, समीकरण 1 समीकरण 2 में हमारा ये अनुपात आ चुका है, जो फॉर्मूला हमें सिद्ध करना था, है ना, ये वाला, ये ला चुके हैं हम। लेकिन इन दोनों को बराबर कैसे करें ये सोच रहे हैं, क्या कहकर, क्या कारण देकर हम दोनों को बराबर कह सकते हैं, ये हम सोच रहे हैं। तो उसके लिए अभी हम समझ चुके हैं कि दो समांतर अगर रेखाएं हो, उसके भीतर में अगर कितने भी त्रिभुज बना लो उसके अंदर में, तो वो उसकी जो क्षेत्रफल है, उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ देखो डी समांतर है बी सी के, और ऊंचाई तो फिक्स है दोनों की, दोनों ऊंचाई तो बदलनी नहीं क्योंकि समांतर बोल दिया। तो ये जो क्षेत्रफल है, मतलब ये जो बी डी ई है त्रिभुज, और डी सी ई जो है डी ई सी, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है क्या होगा, बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर सकते हैं हम। समझ रहे हो भाई? मतलब कि ये जो हरा वाला है डी ई सी, इसका क्षेत्रफल, और एक तुमको और दिखाते हैं, और ये जो ये कौन सा रंग कहोगे, नीला, हल्का नीला जो भी है, ये वाले रंग का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, क्योंकि ये सेम समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है ना। ठीक है, तो हम इन दोनों का क्षेत्रफल क्या कर रहे हैं, बराबर कर दे रहे हैं, इसका और इस हरे वाले का क्या कर रहे हैं, बराबर कर देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, जो क्षेत्रफल है बी डी ई का, है ना, इसका बी डी ई का, त्रिभुज बी डी ई का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके, क्षेत्रफल, अरे यार, क्षेत्रफल किसके, इसके डी ई सी के, हरे वाले के, डी ई सी के, है ना। अच्छा, अब इसको पलट के लिख सकते हो, मतलब कि इसको 1/, में क्षेत्रफल बी डी ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों को ये कहेगा ये कैसे कर दिया, अब मैं बता रहा हूँ। जो हर चीज़ का कारण तो होता है, देखो ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है, इसको हमने पलट के लिखा है। जैसे मान लो 1/2 बराबर 2/4 लिखा हो, दोनों बराबर है आपस में, इसको पलट के लिखो तो मतलब कि 2 को ऊपर ले जाओ, 1 को नीचे ले आओ, है ना, या फिर 4 को ऊपर ले जाओ, 2 को ऐसे ले आओ, एक ही बात है। दिख रहा है ना नीचे, ऐसे रुको थोड़ा और ऊपर करूँ, ऐसे देखो, दिख रहा होगा, ये दोनों एक ही बात है। यहाँ दोनों तरफ आधा आधा है, ये भी आधा लिखा हुआ है, यहाँ दोनों पलट के लिख दिया, दोनों को पलटना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 और ये भी 2 लिखा हुआ है ना, ये 4/2 तो 2 ही होता है, तो 2 2 हो गया, बराबर है। ठीक है, तो इसी तरह ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो थोड़ी चालाकी करेंगे, यहाँ पर हम गुणा कर दे रहे हैं दोनों तरफ, किससे, जो यहाँ करोगे वहाँ भी करना पड़ेगा, किससे गुणा कर दे रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई से, मतलब त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल से, ए डी ई के क्षेत्रफल से यहाँ भी गुणा कर दिया, त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल से यहाँ भी गुणा कर दिया, है ना, ये एरिया क्षेत्रफल। अब देखो ये तो तुम सिद्ध कर चुके हो पहले ही, सबसे पहले यही किया था ना क्षेत्र। यहाँ देखो ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाला लिखा हुआ है, तो इसको हम, ये तो हमारा ए डी अपॉन डी बी है ना, और ये भी तो हम सिद्ध करके लाए हैं दोनों। देखो समझ में तो आ ही रहा होगा, ये भी सिद्ध करके लाए हैं, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब देखो जो बच्चे, बहुत टाइम हो गया, 24 मिनट हो गया भाई, पता नहीं शायद ही कोई वीडियो देख रहा होगा, अगर तुम देख रहे हो तो बहुत बड़ी बात है।
अब अभी भी ये बताना है कि एग्ज़ाम में जो मैंने वादा किया था कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे ये बताना है ना। तो जो बच्चे अभी थोड़े चालाक हैं वो तो किताब में देख के समझ जाएंगे कि क्या क्या किया गया है। मैं बताता हूँ। तो देखो ये प्रमेय है अपना 6.1 NCERT का। तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के, मतलब कोई त्रिभुज दिया हो, उसके एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, यार क्या पढ़ रहे हैं हम, बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखो यदि किसी त्रिभुज के, ये त्रिभुज है बड़ा वाला, एक भुजा के समांतर, ये भुजा है BC है, ये वाला नीचे वाला, उसके समांतर ये रेखा खींची गई है जो कि इन दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रही है किसी एक बिंदु पे D और E पे, है ना, वो तुम समझ चुके हो पहले ही। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए ना, ये रेखा खींची जाए प्रतिच्छेद करने के लिए। क्यों खींची जाए? इन दोनों भुजाओं को काटने के लिए, प्रतिच्छेद करने के लिए ये रेखा खींची जाए। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये जो दो भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये दोनों एक अनुपात में विभाजित हो जाती है, बट जाती है। ठीक है, तो वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब नीचे नेक्स्ट हेडिंग है उपपत्ति। तो इस पर हमने लिखना है कि हमें एक त्रिभुज ABC दिया है, जो गिवन है, हमें क्या क्या दिया हुआ है ये लिखना है। तो एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ठीक है, जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। तो ठीक ही कह रहा है कि हमें एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है और जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा मतलब D जो रेखा खींचा है BC के समांतर, वो अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है ना, D और E पर काटे है। ठीक है, यही कह रहा है और कुछ नहीं। उसके बाद कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है, ये जानते ही हो क्या सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद B और E, नीचे आ जाओ, ये सब किताब में लिखा है NCERT में, वहीं से छाप दिया मैंने। B और E तथा D, देखो B और E तथा C और D को मिलाने पर, मतलब ये हमने मिलाया था ना इसको ऐसे करके, ठीक ना, B से E को मिलाया था, फिर C से D को मिलाया था और यहाँ से लम्ब डाल दिया हमने, E से इस पे लम्ब डाला, B से यहाँ पे D से, ये ना D से यहाँ पे लम्ब डाल दिया, वही लिखा हुआ है ना, B और E तथा C और D को मिलाने पर और इसको लम्ब DM लम्ब हो गया AC पे, है ना, इस पूरे रेखा पे लम्ब है DM, ये वाला DM, और ये EN लम्ब है पूरा AB पे। समझ पा रहे होगे? देखो फिर से हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, फिर से देखो, समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना ना, क्योंकि एग्ज़ाम पास में देखो ये A है, पेंसिल से दिखा रहे, ये A है, ठीक है, ये हमारा B था, ये हमारा C था, ठीक है, तो B और ये हमारा D है और E है, तो हमने B से E को मिलाया, बोला कि B और E तथा C और D को मिलाने पर, ठीक है, मिलाया, और DM लंब है AC पे, ये लंब का चिन्ह है, DM लंब है AC पे, तो ये है अपना M और ये है अपना N। तो DM जो है लंब है किस पे? AC पे, पूरे AC रेखा पे। तुम बोलो AE पे लंब है, AC पे लंब है, इस पूरे रेखा पे लंब है। इसको और आगे बढ़ा लो, यहाँ दिल्ली तक ले जाओ तो उस पूरे रेखा पे लंब है। तो और EN लंब है AB पे, EN लंब है AB पे, है ना, ठीक है, क्योंकि A देखो AD बोलो या AB बोलो एक ही बात है, लंब तो दोनों के लिए वही रहेगा। ठीक है, इतना बोला है। उसके बाद तुम जानते ही हो क्या किया हमने, क्षेत्रफल निकाला है। तो सबसे पहले हम ये अनुपात लेकर आए, हमने सिद्ध किया, और उसके बाद हमने ये अनुपात लेकर आए क्षेत्रफल लगा के, छोटे वाले में और नीचे वाले में। उसके बाद जो तुमको बोला था ना कि दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर आधार और ऊंचाई एक फिक्स कर लो तो त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर रहती है ना, जितनी त्रिभुज बना लो सबका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। वही लिखा हुआ है त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC में, वो देख लेना त्रिभुज BDE और DEC कहाँ है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज की बात कर रहा है ना, ये दोनों त्रिभुज की बात कर रहा है। आधार DE है, ये आधार है DE है, समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं, तो अतः इसका क्या मतलब हो कि इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है,
क्षेत्रफल बराबर कर दिया, 1/, कर लिया, 1/, कर लिया तुमको समझाने के लिए। तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो यहीं पे लिख दिया है कि समीकरण 1 2 3 से, तो मतलब वही है, तुम समझने के लिए तुम्हारे इसको पलट के लिख लिया, गुणा कर लिया दोनों तरफ से क्षेत्रफल से, तो ये अपना आ गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ख़त्म करो यार, 30 मिनट हो गया भाई।